मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। इस सरकार में सब कुछ रहस्यों से घिरा हुआ है दोस्तों, खास तौर से चुनाव आयोग। वो चुनाव आयोग जो विपक्ष की सुनता ही नहीं है। अब खबर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। पहले चरण के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा जारी किया। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों, मैं आपको आंकड़े के जरिए बताने वाला हूं कि पहले चरण के मतदान में शाम को जो आंकड़ा जारी किया गया था, कल शाम को जो आंकड़ा जारी किया गया है, यानी कि 11 दिन बाद, उसमें करीब 6% का अंतर है। और उसी तरह से दूसरे चरण के मतदान में जो शाम को आंकड़ा इन्होंने जारी किया था और कल शाम को यानी 4 दिन बाद जो आंकड़ा जारी किया है, उसमें करीब 5% का अंतर है। और सबसे शॉकिंग बात, 2019 तक, गौर कीजिएगा मैं क्या कहने वाला हूं, 2019 तक चुनाव आयोग हर सीट पर कितने वोट पड़े, और मैं वोट प्रतिशत की बात नहीं कर रहा हूं, कितने वोट पड़े यानी वोटों की संख्या, उससे जुड़ा आंकड़ा जारी करता था। इस बार आंकड़ा ही नहीं जारी किया है। यही नहीं, हर चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा ही खत्म हो गई है। अरे भाई, जब आपके मालिक, आपके स्वामी ही नहीं पिछले 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे। आप भी तो कहीं ना कहीं उन्हीं की सोच का परिणाम है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अंतर किस तरह दिखाई दे रहा है। एक न्यूज एजेंसी क्या कह रही है आपके स्क्रीन पर, चुनाव आयोग का रहस्यमय बर्ताव, मतदान का अंतिम अपडेट देने में इतने दिन क्यों। पहले फेज में 11 दिन बाद 6.07% मतदान बढ़ गया। दूसरे फेज में 4 दिन बाद 5.75% मतदान बढ़ गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको लेकर लल्लन टॉप न्यूज क्या कहता है, गौर कीजिएगा। लल्लन टॉप दूसरे चरण के मतदान में क्या खबर कर रहा है, जो आपके स्क्रीन पर 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हुई। इसके बाद 88 सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग हुई। उस दिन यानी 26 अप्रैल को चुनाव आयोग ने बताया कि दूसरे फेज में देश भर में 60.96% वोटिंग हुई। उसके बाद 1 मई यानी कल शाम को चुनाव आयोग ने बताया कि दूसरे चरण में 66.71% वोटिंग हुई, यानी कि दूसरे चरण का मतदान होने के 4 दिन बाद चुनाव आयोग की जानकारी में 5.75% का अंतर आया है। बड़ा सवाल यही किया जा रहा है कि दोस्तों, यह जो दोनों चरणों में 5% और 6% का जो अंतर आया, ये कैसे आया है। और सबसे बड़ी बात, हर चरण के मतदान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता था। चुनाव आयोग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 2019 में क्या हुआ करता था। 2019 में हर चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग आंकड़ा जारी करता था। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आंकड़ा जारी किया गया था और उसमें बताया गया है दोस्तों कि किस राज्य में कितने वोट पड़े। न सिर्फ ये आंकड़ा बताया गया है, बल्कि ये आंकड़ा भी बताया गया है कि 2014 के मुकाबले में कितने वोट प्रतिशत की कमी आई। आपके स्क्रीन पर पढ़कर सुनाना चाहता हूं दोस्तों। अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में क्या कहा गया है। अब अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में 2014 का आंकड़ा क्या कहता है, आप देख सकते हैं कि कुल जो इलेक्टर हैं उसकी संख्या है 2,68,940। कुल वोटर कितने, 1,90,175 वोटर। वोट टर्नआउट कितना हुआ, यानी कितने फीसदी मत पड़ा, 70.71%। उसी तरह से 2019 का आंकड़ा दिया गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कुल जो इलेक्टर हैं वो 3,17,818, कुल जो वोटर हैं
वो है 2,60,208। वोट प्रतिशत 65.81%, यानी कि 5% की गिरावट 2019 में भी दर्ज की गई थी। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, न सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड, आप आंध्र प्रदेश में भी देख सकते हैं तमाम सीटों में कितने इलेक्टर हैं, कितने वोट पड़े, संख्या दी गई है। मगर इस बार अंतर क्या आया, आपके स्क्रीन पर यह देखिए, यहाँ पर तमाम राज्यों का जिक्र है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। मगर जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने सिर्फ यह बताया कि कितने मर्दों का वोट प्रतिशत है, औरतों का कितना वोट प्रतिशत है और अन्य को कितना वोट प्रतिशत मिला है। किस सीट पे कितने वोट पड़े इसका जिक्र ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हर चुनाव के बाद दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, मगर विपक्ष के सवालों का जवाब ही नहीं दिया जा रहा है। कल शाम आम आदमी पार्टी को 1 महीने बाद वक्त मिला, मगर उनके सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। आतिशी मरलीना ये पूछ रही हैं कि देखिए, चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, मगर खामोशी अख्तियार आपने कर लिया। आप एक भी शब्द नहीं कह रहे, क्यों? सुने आतिशी क्या कह रही हैं। हमारी अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे मुलाकात हुई। हमने इस बात की बहुत चिंता जताई कि ऐसा लग रहा है कि इस देश का इलेक्शन कमीशन अब न्यूट्रल नहीं रहा है, अनबायस्ड नहीं रहा है। आज आम आदमी पार्टी को इलेक्शन कमीशन से समय मिला 1 महीने बाद। हम 22 मार्च से लगातार अलग अलग मुद्दों पे इलेक्शन कमीशन से समय मांग रहे थे, आज जाके 1 महीने बाद हमें समय मिला। जो दूसरी हमने चिंता जताई कि जब भारतीय जनता पार्टी कंप्लेंट करती है, कोई शिकायत करती है, तो तुरंत नोटिस आम आदमी पार्टी को दिए जाते हैं, विपक्षी पार्टियों को दिए जाते हैं। लेकिन हम 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी के कंटेंट पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन सॉन्ग रिलीज करती है तो तुरंत हमें ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, तुरंत उस गाने को बैन कर दिया जाता है। जब ईडी और सीबीआई चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते हैं, इलेक्शन कमीशन उस पर सवाल नहीं उठाता। लेकिन जब हम उनकी गिरफ्तारी पे कैंपेन सॉन्ग बनाते हैं तो इलेक्शन कमीशन को उस पर ऑब्जेक्शन है। हम तो बस यही चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल रहे। दोस्तों, सबसे ज्यादा शॉकिंग है जो बात यहाँ पर सौरभ भारद्वाज रख रहे हैं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि भाई, मैं चुनाव आयोग से लगातार पूछता गया और चुनाव आयोग यह कह रहा है हम आपको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि आप सवाल पूछते रहो मगर हम आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे। यह तेवर है चुनाव आयोग के। सुनिए सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। आज तीनों इलेक्शन कमिश्नर साहब सामने बैठे थे। हमने बहुत पॉइंटेड बात उनसे पूछी। हमने कहा कि सर, पूरी दिल्ली में करीब 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑब्जेक्शनेबल भद्दे होर्डिंग लगाए गए हैं और विपक्षी नेताओं को चित्र द्वारा गलत तरीके से दिखाया गया है। हमने आपको ये कंप्लेंट करीब 1 महीने पहले की है, आपने इस पे क्या कार्रवाई की? तो वो बोले क्या कार्रवाई की ये हम बताने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कमाल है इस बात का कि एक संस्था जिसका काम ये है कि देश में देखें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो वॉचडॉग है, वो कह रहा है कि हम बाध्य नहीं है बताने के लिए। तो मैंने कहा कि साहब, आप उस पर कब तक एक्शन लेंगे? क्योंकि चुनाव को 1 महीना तो गुजर गया, 1 महीना और गुजर जाएगा तो चुनाव खत्म हो जाएगा, तो कब लेंगे? तो वो बोले ये भी बताने के लिए हम बाध्य नहीं है कि हम इस पे कब एक्शन लेंगे। तो मैंने पूछा भैया ये तो बता दो, चुनाव से पहले एक्शन ले लोगे या चुनाव के बाद लोगे? तो बोले ये भी हम नहीं बताएंगे, जब हमारा मन करेगा तब हम एक्शन लेंगे और लेना होगा तो लेंगे, नहीं लेना होगा तो नहीं लेंगे। तो हमने उनसे पूछा भाई आप इतना बता दीजिए, अगर इस तरीके के भद्दे होर्डिंग लगाने अलाउड है
तो हम भी लगा लेंगे। तो बोले फाइन फाइन। मैंने कहा सर इस फाइन का क्या मतलब हुआ? कह रहे मैंने बोल दिया फाइन फाइन। मैं हैरान हूँ और मैं चाहूँगा अगर इलेक्शन कमीशन इस तरीके की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग करता हो तो वो पूरे देश को दिखाएं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन साफ कंप्लेंट्स पे भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। कब एक्शन लेंगे ये बताने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी हैरानी की बात। जाहिर सी बात है विपक्ष इस बात को लेकर नाराज है कि चुनाव आयोग की कथनी और करनी में फर्क है, पारदर्शिता की कमी है, यानी ट्रांसपेरेंसी की कमी है। इसलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। सीताराम येचुरी, वामपंथी नेता सीताराम येचुरी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया कि जिस तरह से 11 दिन बाद जाकर आंकड़ा जारी किया गया है, जिस तरह से वोट प्रतिशत और कुल वोट संख्या को लेकर पारदर्शिता की कमी है, इससे जमीन तैयार की जा रही है आने वाले वक्त में धांधली को लेकर। यही सवाल जयराम रमेश भी पूछ रहे हैं। जयराम रमेश पूछ रहे हैं कि 11 दिन गुजर गए, अब तक आपने आंकड़ा जारी क्यों नहीं किया? दरअसल यह बयान जो जयराम रमेश का था वो पहले का बयान था, आंकड़ा जारी करने के पहले। और फिर जब विपक्ष ने हल्ला बोल शुरू किया तब जाकर देर शाम यह आंकड़ा जारी किया गया और उन आंकड़ों लेकर भी लगातार सवाल बना हुआ है। हकीकत यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग पर विश्वास करना हर गुजरते वक्त मुश्किल होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम अपने भाषण में मुसलमान पर निशाना साधते हैं। याद है ना आपको उन्होंने मुसलमान के बारे में क्या कहा था? फिर से सुनिए। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मगर प्रधानमंत्री पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। खुलेआम अमित शाह हो, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, वो कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में झूठी बयानबाजी करते हैं कि भाई शरिया कानून लाया जाने वाला है। गलत। प्रधानमंत्री बार बार अपने मंच पर जाकर गलत बयानी करते हैं, कहते हैं कि भाई इस घोषणा पत्र में जमीन तैयार की जा रही है आपके मंगलसूत्र छीनने के लिए। और आप जानते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कभी भी या कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। विपक्ष उनसे शिकायत कर रहा है। अभी 2 ही दिन पहले सुप्रिया श्रीनेत और पार्टी के अन्य नेता राजीव शुक्ला तमाम लोग गए थे, उन्होंने भी शिकायत रखी थी। सुनिए सुप्रिया ने उस पर क्या कहा। कंप्लेंट कर्नाटका में एक व्यक्ति 2 करोड़ रुपए लेकर पकड़ा गया, उसको बिना किसी इंक्वायरी के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ देता है। ये पूरे देश में नहीं हुआ है, लेकिन हमने क्रमवार तरीके से कब प्रधानमंत्री ने, कब गृह मंत्री ने, कब योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बातें बोली है जो सभ्य समाज में निर्वाचित लोग नहीं बोल सकते हैं। हमारे 48 पेज के मैनिफेस्टो में जिसमें 15,329 शब्द हैं, उसको लेकर हर तरह का झूठ, उसको लेके हर तरह का दुष्प्रचार जो किया गया उस पर बोला है। और हमने चुनाव आयोग से जरूर ये रिक्वेस्ट करी है कि सिर्फ नोटिस भेजने से काम नहीं चलेगा, लोगों का विश्वास जीतना है। लोगों का विश्वास लोकतंत्र में बनाए रखने के लिए उनको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ नोटिस नड्डा जी को दे देने से कोई मोदी जी चुप तो हो नहीं रहे। मोदी जी आज भी लोगों का मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं, वो आज भी म से मुस्लिम लीग ही देख रहे हैं, म से महंगाई, म से महिला सुरक्षा। मगर ये लोग सिर्फ चिल्ला रहे हैं, इनकी आवाजें नहीं सुनी जा रही हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव में जीतना बहुत जरूरी है, मगर जीत सिद्धांतों के हिसाब से होनी चाहिए, पारदर्शिता से होनी चाहिए और उसमें झूठ का, गलत बयानी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मगर साहब मजाल है इस मुद्दे पर चुनाव आयोग का मुंह ही खुले
उल्टा निशाना सिर्फ विपक्ष पर साधा जाता है, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। अश्विनी मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।